आज हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक था परमाणु। कल परमाणु के बारे में हमने डिस्कस किया था कुछ बातें। आज हम परमाणु के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल भी साथ साथ ग्रोथ करता रहे। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पहला पार्ट देख सकते हो। तो कल हमने जाना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में और क्वार्क के बारे में हमने जाना। तो ये सब बातें जानने के बाद आज हम जानते हैं परमाणु मॉडल यानी कि एटॉमिक मॉडल्स। तो परमाणु जो मॉडल्स होते हैं इनमें कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर अपने अपने बेस पर परमाणु मॉडल दिए। जैसे जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने दिया, नील्स बोहर ने दिया, सोमरफेल्ड ने दिया, जो श्रोडिंगर मॉडल था उसने दिया। तो ऐसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के परमाणु मॉडल्स दिए हैं। तो आज हम इन मॉडल्स को जानेंगे। तो सबसे पहले जो मॉडल होगा हमारे सामने वो होगा एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। यानी कि सबसे पहले परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले जो परमाणु मॉडल दिया गया था वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। परमाणु की जो संरचना होती है उसे जो परमाणु की जो संरचना होती है, संरचना के लिए निम्न मॉडल दिए गए हैं। जैसे कि ठोस गोला मॉडल यानी सॉलिड स्फीयर मॉडल, नाभिकीय मॉडल और जैसे कोशीय मॉडल, ग्रहीय मॉडल, यांत्रिक मॉडल, ऐसे निम्न प्रकार के मॉडल परमाणु की संरचना के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एटॉमिक मॉडल्स बाय जे थॉमसन। तो थॉमसन ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो ये परमाणु होते, जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम का मतलब क्या होता है, देखो ये होता है प्लम अदर नाम से। थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल और रेशियन पुडिंग मॉडल। इनका मतलब क्या होता है, प्लम का मतलब होता है सूखे मेवे। आप इनको ये नहीं है कि ऐसे ही उठा के लगा दिया, इसका मतलब होता है सूखे मेवे। और जो ये रेशियन होता है इसका मतलब होता है क्रिसमस। आप जानते हो क्रिसमस, आपने सभी ने खाई होगी किसमिस सभी ने खाई होगी, तो इसको बोलते हैं किसमिस। अब देखो जो रदरफोर्ड जे थॉमसन द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसको तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता था। और जो इसका अन्य नाम और भी था उसको जो बोला जाता था ठोस गोला मॉडल भी बोला जाता था। अब देखो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा ये समझाता हूँ। जैसे ये है डायग्राम, ये तरबूज की संरचना थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं। इसमें ये लाल लाल क्या होता है तरबूज में, ये जो लाल लाल पदार्थ होता है यानी ये खाने, जो तरबूज का खाने योग्य भाग होता है इसको क्या बोला जाता है, धनावेशित गोला। जो खाने योग्य भाग होता है इसको बोला जाएगा धनावेशित गोला, इसको बोला जाएगा धनावेशित गोला। और जो तरबूज में क्या होते हैं बीज, और बीजों का रंग होता है ब्लैक। तो ये क्या है तरबूज में बीज, यानी कि बीच बीच में 10 बीज है। और जो ये बीज जैसी आकृति वाले जो भी कणा में दिखाई देते हैं इनको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यानी कि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वितरित होते हैं। इसमें वितरित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वितरित होंगे। तो आप इस मॉडल को अच्छे से समझ सकते हो, यानी कि इसको तरबूज मॉडल भी बोला जाता है। और ये रहा तरबूज मॉडल। ये जो लाल लाल खाने योग्य भाग होता है इसको बोला जाएगा धनावेशित गोला। और जो बीच बीच में ब्लैक ब्लैक जो ये बीज के समान आकृति दिखाई दे रही है इसको बोला जाएगी इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं पूरे मॉडल में क्या रहेंगे, वितरित रहेंगे। इसके बाद हम जानते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, इन्होंने क्या बोला था। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, यानी जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, इसमें जो बात बोली गई थी थोड़ा, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था यह एक ठोस गोला मॉडल है। मैंने क्या बोला, जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वह एक ठोस गोला मॉडल है जिसकी तुलना कप केक नामक मिठाई से करने के कारण इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी या फिर रेशियन पुडिंग मॉडल भी कहा गया है। मैंने क्या बोला, यह एक ठोस गोला मॉडल है जिसकी तुलना कप केक नामक मिठाई से करने के कारण इसे प्लम पुडिंग मॉडल या रेसेंस पुडिंग मॉडल
भी कहा गया। तो ये बात हुई किसकी, कप केक। कप केक मिठाई होती है, आपने खाई होगी, नहीं खाई है तो कोई बात नहीं, मार्केट में खूब मिलती है, एक बार देखना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, अब देखो जो भारतीय परिप्रेक्ष्य होता है, इसमें इसे तरबूज मॉडल कहा जाता है। भारतीय जो परिप्रेक्ष्य होता है, इसमें इस मॉडल को कौन सा मॉडल कहा गया है, तरबूज मॉडल कहा गया है। थॉमसन ने बताया, थॉमसन ने क्या बताया था, देखो आप इधर ऐसे समझो। थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। मैंने क्या बोला, थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋणावेशित यानी कि ऋणावेश समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। ये देखो ऋणावेशित समान रूप से क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। यानी कि जो धनावेश होते हैं और जो ऋणावेश होते हैं, ये दोनों क्या रहेंगे, समान समान रहेंगे। अगर 1 रुपये आपके पास, ऐसे समझो 1 रुपये आपके पास आ रहा है और 1 ही रुपये आपसे जा रहा है, तो आप कैसे रहे, जहाँ पर थे वहीं रहे ना आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थॉमसन ने बताया कि परमाणु क्या होता है, धनावेश गोला होता है जिसमें ऋणावेश समान रूप से क्या रहेंगे, वितरित होता है। यानी कि ये गोला रहेगा, ये क्या रहेगा, धनावेशित, और इसमें ये जो ये ब्लैक ब्लैक आपको संरचना दिखाई दे रही है, जो ये क्या रहेंगे, ऋणावेश समान रूप से क्या रहेंगे, इसमें वितरित रहेंगे, अर्थात परमाणु कैसा रहेगा, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो ये ऋणावेश और ये क्या होगा, धनावेश, और ये क्या होगा, ऋणावेश, ये होगा ऋणावेश। अब ये समझने के बाद आपको ये समझ में आ गई होगी बात। अब देखते हैं, तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन ने जो बातें बताई थी मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद जानते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां, यानी कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देख लेते हैं जो कमियां, आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो भी आपको बातें बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं सभी बातें आपको बता रहा हूँ, तो आप इन पॉइंटों को नोट करते रहें। अब देखो थॉमसन की जो परमाणु मॉडल की जो कमियां, अब कमियां क्या होती है, क्यों, कैसे, जो असफल होता है कोई भी मॉडल, कोई भी कार्य असफल होता है वो क्यों होता है, इसे क्या बोला जाएगा, कमियां। जो मॉडल परमाणु में मैं जो आपको बताता हूँ कमियां क्या होती है, जो मॉडल परमाणु की जो अपरमाणविक कणों की, अपरमाणविक कण अपने जो कल डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसोन, ये सब ये क्या होते हैं, परमाणु के अपरमाणविक कण होते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो मॉडल परमाणु के अपरमाणविक कणों की स्थिति नहीं बता सकता वो क्या होगा, वो मॉडल असफल ही होगा। अगर अपरमाणविक परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, अगर इनकी स्थिति का ही पता नहीं बता सकते तो वो मॉडल असफल ही होगा। अब देखो इस मॉडल की जो कमियां थी वो क्या थी, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो पहली बात थी वो थी, इस मॉडल के अनुसार परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या संभव नहीं थी। जो ये मॉडल था इसके अनुसार परमाणु की जो स्थायित्व की व्याख्या थी वो संभव नहीं थी, एक बात। अब जो दूसरी बात जो कमी थी वो क्या थी, थॉमसन यह नहीं समझा पाया कि धनावेशित जो गोले होते हैं, धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन को किस आधार पर वितरित किया गया। ये धनावेशित गोला था हमारे पास, ये देखो ये धनावेशित गोला, ये क्या है, इसमें ऋणावेश। जो थॉमसन था उसने ये नहीं बताया कि जो धनावेशित गोले में जो ये ऋणावेश होंगे, यानी कि जो ऋणावेश का मतलब ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये किस आधार पर वितरित होंगे, इसके बारे में जे थॉमसन ने नहीं बताया। तो तीसरी इसकी कमियां थी वो क्या थी, तीसरी जो कमी थी वो कमी थी, यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। तो जो थॉमसन था उसके मॉडल की 3 कमियां थी, तो हमने ये 3 कमियां देख ली है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रयोग या फिर बोल सकते हैं मॉडल, वो कौन सा था, तो वो था रदरफोर्ड का सौवर्ण पत्थर प्रयोग, गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड का सौवर्ण पत्थर प्रयोग। देखो जो दूसरा था रदरफोर्ड का सौवर्ण पत्थर प्रयोग, गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड। ये जो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग। क्यों बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्ण, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रयोग होगा अभी हम आगे देखेंगे। जो ये अल्फा कणों की स्थिति, अल्फा कणों की जो स्रोत होते हैं
उन्हीं की बौछार हम जिंक सल्फाइड से लेपित पदार्थ के ऊपर सोने की पतली पन्नी से होकर गुजारेंगे तो यह जो प्रयोग होता है इसका परिणाम हमें दिखाई देगा। तो हम जानते हैं जो सबसे पहले रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया वो क्या किया था, तो इन्होंने बताया था, इधर देखिएगा, इन्होंने बताया कि ये सोने की क्या है, पतली पन्नी है और ये जो है ये यहाँ बंद रहेगा, ये आप हमेशा नोट करिएगा, ये बंद रहेगा क्योंकि इसी के आधार पर हम जो 180 डिग्री का सिद्धांत हमें प्राप्त हुआ था वो इसी गोले के आधार पर ही प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है यहाँ पर, ये होगा, ये जो होगा अल्फा कण सोर्स यानी स्रोत, ये हो गया। अब यहाँ से क्या जाएगी अल्फा कण, अब इधर देखिएगा, ये यहाँ से क्या होगा, अल्फा कण यहाँ से इस सोने की पतली पन्नी पर ढाले जाएंगे तो होगा क्या, ये जो ये कण होंगे इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जो जिंक सल्फाइड से लेपित ये पदार्थ है, ये क्या है, जिंक सल्फाइड से लेपित क्या है, ये पदार्थ है। जिंक सल्फाइड के स्थान पर और कुछ यानी कि और कुछ क्यों नहीं लिया गया, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो ये जिंक ZnS, ये जो ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड होता है, ये कैसा होता है, इस पूर्वीदीप्त पदार्थ होता है। यानी कि इस पूर्वीदीप्त का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर अगर कोई भी कणे से जाके टकराएगा तो इसके ऊपर क्या होगी, चमक उत्पन्न होगा, यानी कि पड़का मारते हैं, पड़का जानते हो ना, चमक, ऐसी चमक उत्पन्न होती है इसमें। इसीलिए जिंक सल्फाइड से लेपित पदार्थ का हमने क्या किया, यूज किया। अब इसके बारे में हम जानते हैं ये अल्फा कण होते हैं, देखो, और ये जो ये क्या है, ये हो गया यहाँ पर सौरण पत्थर, ये जो है ये सौरण पत्थर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, सौरण पत्थर हो गया, यानी कि सोने का पन्ना। अब हम जानते हैं जो ये अल्फा कण होते हैं, ये अल्फा कण क्या होते हैं, ये अल्फा कण होते हैं हीलियम के, ये जो अल्फा कण होते हैं ये क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। अब देखो ये हीलियम हो गया, इसका परमाणु क्रमांक 2 हो गया और इसका परमाणु भार कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये जो अल्फा कण होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं हीलियम के नाभिक। अब देखो ये हीलियम के नाभिक हो गए यहाँ पर। अब मैं आपको बता दूं जो ये हीलियम के नाभिक होते हैं ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव। कैसे होते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे जानते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में रहेंगे, जो हीलियम के नाभिक रहेंगे ये किस चार्ज में रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज में। अब देखो इसके बाद हम जानते हैं जो ये होती है सौरण पत्थर, इसकी जो मोटाई जान लेते हैं। इसकी मोटाई होगी 10⁻⁷ मीटर, इसकी मोटाई की बात करते हैं, यानी कि इसकी मोटाई 10⁻⁷ या तो मीटर हो जाएगा, अगर नैनोमीटर की बात करें तो 100 नैनोमीटर, 10⁻⁷ मीटर होगा या फिर 100 नैनोमीटर इसकी क्या होगी, मोटाई होगी, किसकी, सौरण पत्थर की। अब हम जानते हैं जो ये, आपको कुछ आइडिया है कि जो अल्फा कण की बौछारी करवाई गई थी लगभग कितने कण थे, तो मैं आपको बता दूं वो लगभग 8 मिलियन, बोले तो 80 लाख जो अल्फा कणों की क्या कराई गई थी, यहाँ पर बौछार करवाई गई थी, यानी कि 8 मिलियन या फिर 80 लाख अल्फा कणों की क्या कराई गई थी, बौछारें करवाई गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, बौछारें। अब देखो, अब ये था जो रदरफोर्ड का क्या था, ये सौरण पत्थर मॉडल था। अब इसके बारे में इसके बाद हम जानते हैं रदरफोर्ड ने क्या किया। अब देखो इसके बारे में एक डायग्राम हो रहेगा, लेकिन वो इसके जस्ट बाद में हम समझेंगे, पहले इसी को समझो। जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गिगर और एक था मोस्डेन, ये क्या थे, ये इनके साथी थे, किन के, रदरफोर्ड के, जिसका एक का नाम था गिगर और दूसरे का नाम था मोस्डेन। तो इन्होंने क्या किया, गिगर और मोस्डेन ने रदरफोर्ड के साथ मिलकर या फिर रदरफोर्ड इन दोनों के साथ मिलकर, क्योंकि साथी थे किसके, रदरफोर्ड के, तो इन्होंने ये जो प्रयोग किया था, इसमें जो साथ निभाने वाले थे उनका नाम क्या था, गिगरेन। अब देखो इसके बाद हम जानते हैं, अब जो ये तीनों जो वैज्ञानिक थे इन्होंने मिलकर ये क्या किया था, प्रयोग किया। अब देखो जिसमें क्या हुआ, जिसमें उन्होंने सोने की पतली जो पन्नी थी ये, इस पर अल्फा कणों की क्या करवाई, बौछार करवाई थी।
अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हमने बौछारें करवा दी, इसके बारे में जान लिया, जिंक सल्फाइड के बारे में जान लिया, अल्फा कण कितने थे जिनकी बौछारें करवाई गई थी वो जान लिया, श्रवण पत्र की मोटाई जान ली, और ये अल्फा कण जान लिया। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के रूप में रहते हैं। अब हम जानते हैं अल्फा कण क्या होते हैं, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब ये देखो आप, अल्फा कण यानी कि मैंने क्या बोला, अल्फा कण क्या होते हैं, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या होते हैं? ये हीलियम के नाभिक होते हैं जो हमने जान लिया, और इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या कैसा होगा, धनावेश। इसके बाद जो स्वर्ण पत्र की जो मोटाई थी वो भी हमने जान ली। अब जानते हैं, अब मैं आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि ये जो ये पन्नी है, इसमें जो केमिस्ट्री है इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अब देखो, जो ये सोने की पन्नी है, सोने के स्थान पर गोल्ड चांदी क्यों नहीं ली, यानी कि सिल्वर को क्यों नहीं लिया गया, और कोई पन्नी का उपयोग क्यों नहीं किया गया? तो मैं आपको बता दूं, जो सोना होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, आघात वर्धनीयता धातु होती है, यानी कि इसको पीट कर एक पतली चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ, यानी कि हम कह सकते हैं जो ये सोना होता है इससे पतली कोई किसी प्रकार की धातु से पतली पन्नी नहीं बनाई जा सकती। और दूसरी बात, जो गोल्ड होता है ये क्या नहीं करता, ये एक उत्कृष्ट धातु होती है जो किसी इसका जो रिएक्शन करने का डर भी नहीं रहता, इसीलिए किसको काम में लिया गया, सोने की पन्नी को। अब हम जानते हैं इस प्रयोग से निम्न, अब देखो जो ये प्रयोग था, इस प्रयोग से जो निम्न क्या हुआ था, निष्कर्ष, जो ये प्रयोग था इसके कौन कौन से निष्कर्ष निकले थे उनको हम जानते हैं। अब देखो, इस प्रयोग से निम्न प्रेक्षण या निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं। क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं हम जानते हैं। अब देखो, सबसे पहला, अधिकांश जो अल्फा कण थे वो क्या करेंगे, अधिकांश जो अल्फा कण थे स्वर्ण पत्र को भेदते हुए सीधे निकल गए। अभी हमने देखा था प्रयोग, ये पता नहीं, अधिकांश जो अल्फा कण थे वो क्या हुए, सोने की पन्नी थी या फिर पत्थर था उसको भेदते हुए सीधे निकल गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग ये क्या था, नाभिक ये बीच में होती है भाई, नाभिक कहाँ पर होती है, बीच में होती है। जो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, खाली होता है तो वहाँ से कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। तो मैंने जो बात बोली है वो आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को भेदते हुए सीधे निकल गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। अब देखो, इसके बाद हम जो कुछ अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर्ण पत्र से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में विचलित हो गए। मैंने क्या बोला, कुछ जो अल्फा कण होंगे, जैसे अभी देखा था हमने, ऐसे इधर ऐसे इधर ऐसे इधर, जो कुछ अल्फा कण होंगे वो क्या होंगे, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे स्वर्ण पत्र से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में विचलित हो गए। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने डायग्राम में भी अभी देखा था। अब इसके बाद हम जानते हैं लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो अपने पथ पर वापस लौट गया। देखो, ये इधर डायग्राम ऐसा डायग्राम है, ये सीधे निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये बीच में नाभिक है, ये ऐसे टकरा के ऐसे चला गया, ये ऐसे टकरा के ऐसे चला गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट बात होगी वो हम जानते हैं कि जो 20,000 लगभग 20,000 अल्फा जो पार्टिकल से, उनमें एक जो अल्फा कण था वो वापस क्या हो गया, अपने पथ पर वापस लौट गया। अब देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये वापस यहाँ से वापस आ गया। मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये कण वापस आया था इसकी स्थिति ये इसके जस्ट पीछे से आया था, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया है। अब मैं इसकी वास्तविक स्थिति आपको बता देता हूँ। ये ऐसे नहीं आया था कि ये इधर से जाएगा और इधर से ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे इनकी जो स्थिति होती है जस्ट ऐसे होती है। समझ में आ रही है कुछ बात, इनकी जो स्थिति होती है वो ऐसे होती है। अब देखो, ये जो 20,000 में से लगभग एक जो अल्फा पार्टिकल था वो क्या किया, उसने टकराकर वापस आ गया। अब देखो, इन जो वापस आने का कारण जो था वो क्या था, हमें जो बात समझनी थी वो यही समझनी थी कि जो ये अल्फा कण था यानी कि टकराकर वापस क्यों आ गया। तो इसके वापस लौटने का कारण यह ज्ञात हुआ कि जो धनावेशित कण थे, किसी भी धनावेशित कण से टकराएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिकर्षण होगा। अगर कोई भी धनावेशित अल्फा कण किसी भी धनावेशित कण से टकराएगा तो प्रतिकर्षण के कारण अल्फा कण क्या करेगा, वापस लौटेगा, यानी कि वापस लौट आएगा। इससे स्पष्ट हुआ कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में क्या होगा, केंद्र में होता है। जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है वो कहाँ पर रहेगा, केंद्र में रहेगा। और इस केंद्र को क्या कहा गया था,
नाभिक आ गया था जिसे रदरफोर्ड ने खोजा था। अब मैं आपको एक पॉइंट फिर क्लियर हो जाएगा कि जो 100% तरीके से नाभिक की खोज किसने की थी, 100% है, किसी का योगदान नहीं था, तो वो था रदरफोर्ड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में क्या होता है, नाभिक में होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो रदरफोर्ड था उसने बताया कि जो परमाणु का संपूर्ण यानी कि उसने बताया कि जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके कहाँ पर रहेगा, नाभिक में रहेगा। ये रहा है इसका धनावेश। और उन्होंने बताया कि इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाएंगे, इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये रहे इलेक्ट्रॉन, दिखाई दे रहे होंगे। तो ये बताया रदरफोर्ड ने। अब देखो इससे क्या होगा, ये संपूर्ण परमाणु का संपूर्ण धनावेश कहाँ पर स्थित होगा, नाभिक में, और इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। वैसे पेंटिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो आप, ये जो होगा ये होगा धनावेश, यानी कि बोले तो नाभिक, और ये चारों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब कमियाँ किस में नहीं होती, कमियाँ तो सब में होती है। तो अभी हम जानेंगे इसकी कमियाँ। तो आप सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी कमियाँ। अब रदरफोर्ड ने भी कमियाँ छोड़ी। अब इन्होंने क्या बताया, यह जो मॉडल था वो क्या, मतलब जो रदरफोर्ड था इसके मॉडल की जो कमियाँ थी वो कमी थी, यह मॉडल मैक्सवेल की जो तरंग सिद्धांत था विद्युत गतिकी के आधार पर इलेक्ट्रॉन की सर्पिल गति कराने से अपने स्थायित्व को खो देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे गति करता है इलेक्ट्रॉन। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि ऐसा घूमता इलेक्ट्रॉन तो अपने कक्षा में चक्कर लगाएंगे, और चक्कर लगाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, जैसे यहाँ से चक्कर स्टार्ट होता एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। तो नाभिक में गिर जाएगा तो इसके स्थायित्व की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इसकी स्थायित्व की बात नहीं हुई, तो जो रदरफोर्ड ने बताया, तो यह बताया कि यह जो मॉडल है मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत तथा विद्युत गतिकी के आधार पर इलेक्ट्रॉन की सर्पिल गति करने से अपने स्थायित्व क्या कर देगा, खो देगा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षाओं में स्थायी चक्कर लगाते हैं। ये बात एक बात। और जो दूसरी बात होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम जानते हैं बोहर के मॉडल की प्रस्तावना। जो बोहर नामक वैज्ञानिक था, इसने क्या किया था, एक प्रस्तावना पेश की थी। तो इस प्रस्तावना को हम देखते हैं, बोहर के मॉडल की प्रस्तावना। तो साथियों, रदरफोर्ड के समझाने के बाद, इसकी कमियों को देखने के बाद हम एक बात देखेंगे, यानी कि जो एक बोहर नामक वैज्ञानिक था, बोहर के मॉडल की जो प्रस्तावना थी उसको हम जानेंगे। यानी कि अब देखो इधर आप, बोहर ने क्या बताया, बोहर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव इत्यादि को आधार बनाकर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम से पूछी जाती है कि जो बोहर नामक वैज्ञानिक था उसने क्या कहा था। तो मैं आपको बताता हूँ, बोहर ने प्लांक की जो क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव इत्यादि को आधार बनाकर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, तथा यह भी स्पष्ट किया कि परमाणु में ऊर्जा का जो विनिमय होगा वो क्या होगा, विद्युत तरंगों के रूप में होता है। किसने बताया कि जो ऊर्जा, परमाणु में ऊर्जा का विनिमय होता है वो विद्युत, यानी क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। तो किसने बताया, बोहर ने बताया। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट हम जानते हैं, जो अभी हमने बात की किसकी, क्वांटम की। तो हमें पता होना चाहिए क्वांटम क्या होता है। और दूसरी बात, जो प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वांटम क्या होता है। अब देखो आप इधर, क्वांटम, अब ये क्वांटम क्या होता है, तो साथियों मैं बता दूं आपको क्वांटम क्या होता है। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होंगे, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, तो आप इसको ऐसे याद करो, ऐसे समझो, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उत्सर्जन बोले तो इमिटिंग तथा अवशोषण एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होगी वो क्या होगी, क्वांटम ऊर्जा होती है। मैंने क्या बोला, जो क्वांटम, एक होता है क्वांटा, जो प्रकाश के बंडल होते हैं उनको क्वांटा बोला जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वांटम की।
तो क्वांटम क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के उत्सर्जन तथा अवशोषण के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है, क्वांटम होती है। अब इसके बाद हम जानते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो दूसरी बात जानेंगे, अब हम जानते हैं जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब देखो प्लांक ने जो बताया था वो क्या बताया, प्लांक ने बताया कि परमाणु अणु का क्या होता है, अणु का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप में न करके विविक्त रूप में करता है। मैंने क्या बोला, प्लांक ने बताया कि परमाणु अणु ऊर्जा का जो उत्सर्जन या फिर अवशोषण करता है वो कैसे करता है, सतत रूप में। सतत रूप में हम जानते, एक होता है सतत, एक होता है विविक्त। अब देखो सतत का मतलब है कंटिन्यूस यानी कि लगातार, और ये मतलब होता है लगातार नहीं होना, नहीं होना। अब मैं देखो जो प्लांक ने बोला था वो बोला था कि प्लांक ने बताया कि परमाणु अणु का जब उत्सर्जन या फिर अवशोषण करता है तो सतत रूप में नहीं करके विविक्त रूप में करते हैं। अब देखो विविक्त रूप का मतलब होता है टुकड़ों में, यानी टुकड़ों में क्या करता है, इसका अवशोषण करता है। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। जो मैक्सवेल था, जो प्लांक था, उसने जो बात बताई मैंने आपको बता दी है। अब देखो अणु या परमाणु के द्वारा उत्सर्जित या फिर अवशोषित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की ऊर्जा होती है, उसकी आवृत्ति की क्या होगी, समानुपाती होगी। मैंने क्या बोला, इधर देखिएगा आप, ये हो गई, ये हो गई ऊर्जा, और ये गई न्यू, यानी कि ये आवृत्ति हो गई, फ्रीक्वेंसी, ये आवृत्ति हो गई, और ये क्या हो गई, ऊर्जा। अब आप इधर देखो, अणु या परमाणु के द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा क्या होगी, उसकी आवृत्ति की क्या होगी, डायरेक्टली क्या होगी, समानुपाती होगी। अब देखो ये बात हो गई। अब इतनी मैथ तो आपको आती होगी, जैसे ये ई है, इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई आपने इस तरह का आएगा, और वो इस तरह क्या होगा, पढ़ क्या रहे हैं, प्लांक। तो ये जो इस तरह आएगा वो क्या होगा, प्लांक का प्लांक नियतांक होगा। तो हम देखो ई बराबर क्या होगा, एच न्यू होगा। इस समानुपाती के स्थान पर हमने लगा दिया क्या, नियतांक। आप इधर इसको इधर देख सकते हैं, ये ई होगा और बराबर एच न्यू। इसका और क्या कर सकते हैं हम, इसका अब देखो अपन को पता होना चाहिए ई क्या है, एच क्या है और न्यू क्या है। अब यहाँ पर जो ई होगी वो क्या होगी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की क्या होगी, ऊर्जा होगी। हमने अभी डिस्कस किया है ऊपर। और दूसरी बात जो ये न्यू होगी, यानी कि ये क्या होगी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की क्या होगी, आवृत्ति होगी। और तीसरी बात जो एच होगा, ये क्या होगा, प्लांक नियतांक होगा। अब आपको ये भी साथ साथ मालूम होना चाहिए, जो प्लांक नियतांक होता है इसका मान कितना होता है। इसका जो मान होगा वो होगा 6.625 इंटू इसका जो मान होगा 6.625 माइनस 34। जो एच होता है उसका मान होता है 6.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जीएस। अब देखो ये सब चीज़ें जानने के बाद हम आप मिलकर एक सवाल को क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। अब देखिएगा इधर, सबसे पहले हम एक सवाल को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 36 एंगस्ट्रॉम जो हमारे पास प्रश्न है उसको हम देखते हैं। जो 36 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली जो फोटोन की ऊर्जा क्या होगी हमें ज्ञात करनी, वाले तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा है कोई जो इसको ज्ञात कर सकता है। 36 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब ये तरंग दैर्ध्य क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या होगी, देखो ये हो गया ऐसी आवृत्तियाँ, तो इसको बोला जाएगा सरंग, इसको बोला जाएगा गर्त, इसको भी बोला जाएगा सरंग, ऐसे चलता रहता है। अब देखो ये दो सरंगों या फिर दो गर्तों की मध्य की जो दूरी होगी उसको क्या बोला जाएगा, तरंग दैर्ध्य बोले तो लैम्बडा। और हमारे पास जो मान दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, लैम्बडा का। जो लैम्बडा का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, लैम्बडा बराबर 36 एंगस्ट्रॉम। अब इस 36 एंगस्ट्रॉम को हम किस में चेंज कर सकते हैं, मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे तो कितना होगा,
3.6 गुणा 10 की, देखो इस एंगस्ट्रॉम को हम चेंज करेंगे किस में, मीटर में, तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने कुछ नहीं किया अभी तक। सबसे पहले हमें ये प्राप्त करना होगा, और जब तक ये प्राप्त नहीं होगा तब तक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे पास लैम्बडा की जो वैल्यू होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या है, वैल्यू तो है लेकिन किस में है, एंगस्ट्रॉम में, तो हम इसको चेंज करेंगे किस में, मीटर में। सबसे पहली बात, फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट होती हुई है। अब दूसरी बात करेंगे इसकी, हमें और क्या चाहिए, तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि सी बराबर न्यू लैम्बडा होता है। इधर देखिएगा, ये सी बराबर क्या होता है, लैम्बडा न्यू, ये होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे लैम्बडा का मान ज्ञात करना हो तो क्या होगा, ये जो न्यू होगा इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, लैम्बडा बराबर, अब लैम्बडा को इधर ही छोड़ दीजिएगा, ये लैम्बडा हो गया, इसको पकड़ के यहाँ से ये बराबर, और ये सी बटा, ये सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ मत करो, जहाँ पर है, अगर इधर से इधर ले जाना है तो नीचे जाएगा, इधर से लाएंगे तो भी नीचे आएगा। अब ये चीज़ें पता होने के बाद हमने प्राप्त कर लिया। अब देखो हमने लैम्बडा का मान ज्ञात, जैसे ही लैम्बडा का मान ज्ञात किया है तो इसका मान भी तो ज्ञात कर सकते हैं ना। तो कैसे याद करेंगे, इसको यहाँ से उठाओ, छेड़ो ही मत, यहाँ के यहाँ बराबर, ये सी अपनी जगह स्थान पे है, ये सी अपने स्थान पर है, और जो लैम्बडा होगा ये क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करके हमें न्यू की वैल्यू भी क्या होगी, जो न्यू का जो मान है वो भी फॉर्मूला में प्राप्त हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चूँकि हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, चूँकि ई बराबर होता है एच न्यू, पता है आपको, अभी हमने इसको देखा भी है। ये जानने के बाद अब क्या कर सकते हैं, आप इधर देखिएगा, देखो इसमें क्या है, एच है, इसमें क्या है, न्यू है। तो हम यहाँ से न्यू की जो फॉर्मूला से इस न्यू की वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। अब देखो एच हो जाएगा, और एच इस न्यू की अगर वैल्यू उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी बटा लैम्बडा। अब देखो हमारे पास इसकी वैल्यू है, यानी कि प्रकाश की क्या है, प्रकाश का वेग है, यानी कि 3 गुणा 10 की पावर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, हमें पता है ये क्या है, यानी प्लांक नियतांक है। और प्लांक नियतांक का जो मान है हमने अभी देखा है कितना होता है, 6.625 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जैस, ये हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं ये लैम्बडा, तो लैम्बडा तो हमने पहले ही याद कर लिया, मीटर में चेंज किया है, कुछ भी नहीं किया, इसको मीटर में चेंज किया है। अब मीटर में चेंज किया है तो अब इसका वैल्यू देखो, आप यहाँ पर रख सकते हो, कितना होगा, 6 देखो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए इसकी वैल्यू में पता होना चाहिए, 6.625 गुणा 10 की पावर माइनस 34। अब देखो ये हो गया, और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्रकाश के वेग की, यानी कितनी होगी, 3 गुणा 10 की पावर 8 होगा। अब देखो ये लैम्बडा है, तो लैम्बडा की वैल्यू तो हमने पहले ही प्राप्त कर ली, कितनी होगी, 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस 10। अब ये वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। आप इस प्रश्न को आगे सोल्व करना, अगर नहीं होता है तो कल इस प्रश्न का आंसर हम बताएंगे। और दूसरी बात ये, आंसर तो आ चुका है, वैसे इसको सोल्व करना है, इस वैल्यू को काटापीटी करनी है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। एक बात और, एनसीईआरटी के आधार पर हमारा ये जो रोज़ का डोज होगा, डोज समझ लो इसको, रोज़ आएगी एक क्लास, और एनसीईआरटी का जितना भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सभी को हम साथ साथ लेते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।